NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रताड़ित लोग हैं, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं जिनको आज तक जो है न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिले हैं। आज जो है जाबली के समीप जो टोल प्लाज़ा है उससे आगे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, जो NHAI जो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग वहाँ गिरी थी। और जब वो NH बन रहा था तब भी NH को बार बार जो है बताया गया, रिटर्न में भी दिया गया। और जब उनके नुकसान होने के बाद, बिल्डिंगें गिरने के बाद भी NHAI के अधिकारी गए थे और उन्होंने माना था कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक जो है प्रभावितों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। यहाँ तक कि SP सोलन को उस टाइम मेरे पास कॉपी दी गई है, अभी FIR के लिए बोला था, FIR दर्ज करें। FIR तक जो है प्रभावशाली लोगों ने FIR तक दर्ज करने नहीं दी। मेरी SP सोलन से आज बात हुई है और जो भी उसमें ज़िम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ़ मैंने बोला है कि इसके खिलाफ़ FIR जो है दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है बाद में बच के निकल जाते हैं, अपनी अपनी स्टेट को दौड़ जाएंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के हमारे भोली वाली जनता जो है वही पिसती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि बाई नेम जो है FIR NHAI के अधिकारियों के खिलाफ़ होनी चाहिए। और क्योंकि कोर्ट में कई जगह लड़ते रहेंगे लोग, कई साल लड़ते रहेंगे, इनका कुछ जाने वाला है नहीं। बहरहाल ये 2023 की बात है, सरकार की तरफ से पूरा उनको मिला, पूरा आश्वासन और सहयोग उस टाइम मिला था, परंतु जिसके जीवन भर की कमाई चली गई है, जो 3 प्रभावित मेन हैं, वो पेंशनर्स हैं। अपनी पेंशन से वो किराया भी दे रहे हैं, अब कहीं किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जो धर्मपुर में एक जो बिल्डिंग गिरी थी, एक और गिरी थी पेट्रोल पंप के साथ, वहाँ कोई लेडी थी वहाँ पे, और उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है नाइंसाफ़ी NHAI के द्वारा जो है लोगों को की गई है। और इस मामला में 2 चीज़ें हैं, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे आपने बोला सराज में वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, उससे कई लोग मर गए हैं, घर बह गए हैं। या 2023 में बारिश हुई थी, उसमें करीबन 10,500 करोड़ का नुकसान हुआ था, और उसके पैसे जो है वो आ जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भूख आज लगी हो, आप 3 दिन बाद खाना नहीं खा सकते हैं, है ना। अब आ भी गए हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड काट के जो है वहाँ पे लोगों को, पूरे हिमाचल प्रदेश में उस टाइम प्रभावितों को मुआवजा भी दिया और उनको सहूलियत भी दी, सहयोग भी किया है। अब अगर पैसे भी आ गए हैं, बोल रहे हैं कि आ गए हैं, परंतु अभी तक आए नहीं हैं, तो जब आएंगे तो देखेंगे। इस साल भी जो है आपके सामने करीबन 1,000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ, और यही मैं निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज से, कि वो जब बाढ़ आती है या कोई डिज़ास्टर होता है तो उसी टाइम थोड़े बहुत पैसे जो है उसी टाइम जो है रिलीज़ करने चाहिए, ताकि प्रभावितों को समय पे जो है पैसे मिल सके। सर, डिटेल का सर्वे कराया था। एक ED को जो है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ED जो है उसमें इमीडिएटली ज़मानत जो है वो उससे सुनवाई नहीं है, इमीडिएटली ज़मानत उसमें नहीं होती है। और ये लोग प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी न केवल छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे देश के नेता हैं और शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूरे देश में जो है उनका योगदान रहा है। उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, या केंद्रीय सरकार के खिलाफ ना वो बोलें, इसलिए जो है ये सारे जो है ये लोग तंत्र जो है केंद्र सरकार वो अपना रही है उनके खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही भूपेश बघेल जी इस बात से डरने वाले हैं। पूरी कांग्रेस जो है वो उनके साथ खड़ी है। शर्मा जो है, आपके मीडिया कर्मियों ने अमित शाह जी से एक सवाल किया था कि सबसे भ्रष्ट जो है मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, और उसका जवाब जो है वो गोलमोल दे गए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मुझे याद है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी थी। मैं समझता हूँ अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, पहले अपने गिरेबान में झाँकें। और कल तक तो जो है, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कांग्रेस में थे, तब तक तो शीर्ष नेता, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, उनके आगे पीछे घूमते थे, है ना। और किन्हीं कारणों से जो है उन्होंने जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है, और
बीजेपी से जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब उनको जेलें याद आ रही हैं। अपना हाल पहले गिरिबान में झांक के देखें। सर 2000 हमने देखिए अपने अपने स्तर पे लोगों ने एसडीएम्स के पास, डीसीज के पास दिए हैं एप्लीकेशन समय समय पे। जब से एनएच शुरू हुए हैं बनने 5-8 साल से तो ज़्यादा तेज़ी आई है, उन्होंने दिए, पर उस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि एसडीएम्स के पास या डीसी के पास भी पूरी पावर्स जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ वो नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस वो तो अधिकारियों ने करने हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने करने हैं। उनकी लापरवाही रही है और जवाबदेही जो है उनकी तय होनी ही चाहिए। सर हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग भी राजनीतिक जीवन में रहते हैं और सच्चाई और पूरी बात भी हम तक भी नहीं पहुंच पाती है छोटे दायरे में। अगर हम हिमाचल की बात करेंगे, पूरे हिमाचल की बात भी हम तक पूरी सही जानकारी के अनुसार नहीं पहुंचती। उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान के वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंचती है। तो उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं मैं कि एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लें। मैं ये भी उनसे डिमांड करूंगा, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं बड़ोग में, एनएचआई के अधिकारियों ने, मेरे पास पूरी जानकारी है, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं, कितनों ने हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें खरीद ली है यहाँ जब डेप्यूट हुए उसके बाद, और वो कहाँ से आई है, ये मैं उनके ध्यान में भी लाऊंगा। बीपीएल के एप्लीकेशंस मांगी थी, सर्वे नहीं, एप्लीकेशंस मांगी हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस आ गई हैं और जल्द ही जो है उसको हम नोटिफाई कर देंगे। उसमें एसडीएम और बीडीओ की जिम्मेवारी तय करी गई है, ताकि कोई प्रभावशाली लोग, जैसे पहले होते आया है, प्रभावशाली लोग जो है बीपीएल की श्रेणी में ज़बरदस्ती ना आए। आज यहाँ मिलने का जो असली में मकसद था वो 2023 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश उस वक्त, जिसको हम आपदा कहते हैं कि आपदा जो उस वक्त आई थी, उस वक्त हमारे जो घर है तीनों के वो टूट गए थे। और उसके टूटने का जो कारण है वो था हमारे जो नेशनल हाईवे, जो 4 लेन का जो निर्माण वहाँ पर किया जा रहा था, उसको अवैज्ञानिक तरीके से और पानी की प्रॉपर निकासी ना होने के कारण, और वैली साइड जो वहाँ वैली एक्ट जो लगता है, उसमें हमारी जानकारी के अनुसार वहाँ 3 मीटर से ज़्यादा सीधी कटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ 4 लाइन की जो निर्माण जो कंपनी कर रही थी, उन्होंने 30 फुट से 50-60 फुट तक जो है सीधी कटिंग हिल एरिया साइड की है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का जो है वो अंदेशा बना रहता था। उसके बाद जब वो बारिशें हुई तो उससे पहले ही हमारे घर में ये लोग इस बात का ब्लेम करते हैं कि ये नेचुरल क्लाइमेटी है, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी तब है अगर वहाँ कोई बादल फटा होता, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। और ये है घटना 10 जुलाई की 2023। उस दिन हमारे घर जो है वो टूट गए और हमें रातों रात वहाँ से निकल कर के मंदिर में शरण लेनी पड़ी बच्चों के साथ। और ये तो 10 तारीख को टूटे, लेकिन मैं इससे पहले की बात आपको बताऊं कि 24 जून और 25 जून की सुबह लगभग 3 बजे बारिश हुई और उसका पानी मेरे घरों में आया और हमने बच्चों सहित जो उस पानी को बड़ी मुशक्क़त के साथ बाहर निकाला। तो हमने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, बारिश का पानी आ जाता है, तो हमने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद 4 जुलाई की सुबह वही 3-4 बजे के करीब जो है फिर बारिश हुई और फिर वो पानी अंदर आया और उस पानी से जो है उसके बाद हमारे घर में दरार आनी शुरू हो गई। तो उस वक्त हमारे ध्यान में ये आया कि ऐसा ना हो कि हमारे घर टूट जाएं, हमें पीडब्ल्यूडी वगैरह से मदद लेनी चाहिए। तो मैंने 4 जुलाई को एक हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन जो नंबर है वो जारी किया है। आप लोगों को शायद ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में। मैंने उसके ऊपर एक व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट करी और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जो नेशनल हाईवे का पानी है हमारे घरों में आ रहा है और मुझे लगता है कि इस पानी से हमारे घर टूट ना जाए। आधे घंटे के बाद मुझे जब मैसेज आता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने नेशनल हाईवे को कन्वे कर दी है, उसका मैंने प्रिंट भी ले रखा है। और उन्होंने एक नंबर दिया कि आप इसके ऊपर बात करें। मैंने उस नंबर को जब डायल किया और उस डायल पे जब ट्रू कॉलर ने देखा तो उसमें उसका नाम आंचल जिंदल आया।
और हमने उनको, जब उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ जी आप कौन बोले, मैंने अपना नाम, अपना परिचय दिया और उनको ये कहा कि नेशनल हाईवे का जो पानी है वो हमारे घरों में घुस रहा है और हमें अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो ये बने बनाए घर है, जो आशियाना है, वो टूट जाए। आप इस पानी को डाइवर्ट करने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि ये पानी तो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला करना तो आप ही को है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने एक जवाब मुझे दिया कि हमारे तो रोड भी टूट रहे हैं। मैंने इस पर उनसे कहा कि आपके जो रोड टूट रहे हैं वो फिर बन जाएंगे और बन रहे हैं आपके सामने, लेकिन अगर हमारे घर टूट गए हम कहाँ जाएंगे। तो उसके ऊपर उसने ये कहा कि ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। बड़े खेद का विषय है कि आज 2 साल बीत जाने के बाद आज तक भी आंचल जिंदल तो छोड़िए, नेशनल हाईवे का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हम लोगों के हाल पूछने के लिए नहीं आया। तो 6 दिन पहले की हुई कंप्लेंट, अगर वो 6 दिन में अगर इस बात का संज्ञान ले लेते तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि हमारे मकान जो टूटने से बच जाते। 10 तारीख को जब घरों में और ज़्यादा दरारें आने लगी और मेरे परिवार के सदस्यों को घबराहट हुई, क्योंकि मैं खुद भी घर में नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, बेटी थी और मेरी वाइफ थी, मर्द नाम का कोई आदमी घर पे नहीं था। तो उस वक्त जब उसमें कड़ाके हुए मकान में, तो उन्होंने वहाँ से बच्चों को लेकर के पड़ोसी के घर चले गए कि चलो यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन देखते ही देखते दोपहर को उनकी सीढ़ी भी गिर गई। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम अंदर ही फंस जाएं। वो फिर घर आ गए और फिर उन्होंने देखा कि ये जो आवाज़ें हैं वो बढ़ गई। तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के, साथ में एक मंदिर है उसमें शरण ली। मुझे दूसरे दिन सुबह फोन आया, क्योंकि दूसरे दिन मंडे था और उस दिन मेरे फादर का ऑपरेशन था MMU के अंदर। तो जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जो है मकान जो है वो खतरे में है, आप आ जाओ। लेकिन 5 घंटे के बाद मैं पहुंचा। तो जब मैंने वहाँ के हालात देखे, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने 11 तारीख को जो है बच्चों सहित मंदिर में चले गए। उसके बाद बहुत लोग वहाँ पर आए, प्रशासन से भी आए, सब आए। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि सरकार ने ये शेल्टर बना रखा है, आप वहाँ जाओ। कोई नहीं आया। हमने अपने बलबूते पर किराए के कमरे ढूंढे और किराए के कमरे आज 2 साल से अपना आशियाना होते हुए हम किराए के कमरे। सरकार द्वारा हमारी काफ़ी मदद की गई। हम ऋणी हैं कि सरकार ने हमें ज़मीन देने का आश्वासन दिया और 7 लाख रुपए देने की बात कही। उसमें से 3-3 लाख रुपए और जो फौरी राहत 31 वो हमें मिली है। लेकिन उसके अलावा असली में जो गलती है वो नेशनल हाईवे की है। उनकी तरफ से जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए था, जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो हमारी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। उसके बाद हमने, अब हम कहाँ जाएं, रिटायरी आदमी हम तीनों हैं, रिटायर हो गए। सारे जीवन की कमाई पूंजी हमने उन घरों को बनाने में लगाई। करोड़ों रुपए का नुकसान हमारा हुआ, ज़मीनें हमारी बर्बाद हुई, लेकिन इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने क्या किया, ये जो मेरे साथी हैं सेवकराम जी, इनका 2017 से नेशनल हाईवे के साथ जो है केस लगा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने तो ने सोचा कि हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो हमने प्री लिटिगेशन में डाला। प्री लिटिगेशन में हमने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने जो है वो वहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र किया और वहाँ से जो लीगल सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे वहाँ पर आई 17 जून को, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 17 जून ही थी 24 की। वो वहाँ पर आई। उन्होंने नेशनल हाईवे
पीडब्ल्यूडी, आईपीएच सभी को वहाँ पर, एसडीएम कसौली सभी वहाँ पर थे, सभी की उन्होंने वहाँ पर क्लास लगाई और उनसे ये कहा था कि आप कल 2 बजे तक जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, ताकि मैं आपके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को पढूं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भेजूं। उसके बाद वो रिपोर्ट वहाँ पर गई, वहाँ से वो मीडिएशन में लगा। मीडिएशन में लगा तो उम्मीद जगी थी भाई शायद हो सकता है हम बजाय झगड़ा करने के हमें जो मुआवजा थोड़ा बहुत मिल सकता है वो ठीक रहेगा। मीडिएशन में अभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आया तो वहाँ पर जो मीडिएशन में 3 पेशियाँ लगी, उसमें जो है वो नेशनल हाईवे का एक आदमी है मिस्टर पुनिया, वो 1 दिन आया, बाकी उसके बाद वो दोनों पेशी पे नहीं आया, वो फेल हो गई। उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय ने यहाँ मेन मीडिएटर के पास शिमला में ये मीडिएशन रखी, वहाँ पर भी 3 पेशियाँ लगी। पहली पेशी पे हमारे मीडिएटर साहब जो है वो बीमार थे, नहीं आ सके। दूसरी पेशी पर जो है वो उनके वकील आए, नेशनल हाईवे का कोई अधिकारी उस मीडिएशन में नहीं आया। जब वो वहाँ पर आए तो मीडिएटर साहब ने एक बात उनसे पूछी कि आप ये बताएं यार कि इनके घर तो ढहे हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल ढहे हैं। और उन्होंने यह कहा कि इनका करोड़ों रुपए का नुकसान भी तो हुआ है, कि हाँ जी हुआ है। तो यार कोई बात नहीं, आप ये कहाँ जाएंगे, रिटायरी आदमी है, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, इनको दे दो मुआवजा 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इस पर उन वकीलों ने यह कहा कि ठीक है जी, हमें समय दीजिए और हम बात करेंगे। बल्कि मीडिएटर साहब ने भी कहा था कि वो क्यों नहीं आते पीडी साहब यहाँ, मीडिएटर को आना चाहिए। मीडिएटर ने ये पूछा कि उनको आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं आते। और जब तीसरी पेशी पे उनको पूछा कि हाँ जी क्या, तो वो बिल्कुल मुकर गए कि हम कोई भी मुआवजा नहीं दे सकते। तो हम चले गए घर को। अब उसके बाद हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो दावा मैंने तो कर दिया है, ये साथी अभी करने वाले हैं, इनका ऑलरेडी 2017 से जो केस चल रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये सारी जो हमारे को आज हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमारे जो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है ये पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेवार है। और हम इस बात का आरोप लगाते हैं कि जब हमने समय रहते इनको इस बात से आगाह कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर टूट जाएं, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज हम मेंटली तौर पे बहुत परेशान हैं और परिवार सारा परेशान। यहाँ तक कि जिस दिन से हमने घर खाली किया है, हम तो कह रहे हैं शुगर के पेशेंट, हमारे तो कोई चिंता भी नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ अभी भी पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जीना पड़ रहा है। अपना आशियाना होते हुए आज हमें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। और जहाँ पर हमारी आजीविका थी, उस घर जो है आजीविका भी थी, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपये किराया भी आ रहा था। ठीक है, अपना घर बहुत खुशहाली से हम जी रहे थे अपना परिवार के साथ, लेकिन आज वही 12,000 रुपये कमरे का किराया मैं दे रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम उस पेंशन से अपना घर चलाएं या कोई अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे या किराए के कमरे में किराया दें। सरकार ने आदेश दिए थे कि जो प्रभावित लोग हैं, आपदा से जो पीड़ित लोग हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये जो है किराया जो है दिया जाएगा। हमने उसके लिए भी अप्लाई किया कि हमें किराया भी मिल जाए तो कम से कम थोड़ी राहत आदमी को मिल जाती है। लेकिन जब हमने पता किया तो उसमें ये क्लॉज बताया गया कि ये उन लोगों को मिलेगा जिनको सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर में वो सितंबर तक रहे हों। वो भी डेट भी मेंशन की हुई है कि 12 सितंबर तक जो उस शेल्टर में रहे हों ये उनको मिलेगा। हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जब हमारे को किसी ने ये कहा ही नहीं कि आप इस शेल्टर में रुको, तो हमें क्या पता है शेल्टर कहाँ बनाए थे। ये तो शुक्र। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरी बेटी 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, मैं कहाँ शेल्टर ढूंढता। मेरी बहू थी, इनकी बहू वो भी प्रेग्नेंट थी। इस ऐसी स्थिति में रास्ते चलने के लिए नहीं थे, लाइट वहाँ नहीं थी, पानी वहाँ नहीं था। इस तरह की जो परिस्थिति है हमारे को झेलनी पड़ी है। इसके लिए सारे का सारा जो नेशनल हाईवे है और उनके नीचे जो काम जिनसे वो काम करा रहे थे ग्रिल कंपनी, ये सारे अधिकारी जो है इसमें दोषी हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ
कि जब 11 तारीख को हमने अपने मकान जब छोड़े हैं और उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दी और उसमें ये लिखा कि ये हमारा नुकसान नेशनल हाईवे की गलती से हुआ है, इनके अवैज्ञानिक तरीके से रोड बनाने के कारण या ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर ना होने के कारण हमारे घर टूटे हैं, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आज दिन तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। महज एक डीडीआर रिपोर्ट का एक कागज हमें पकड़ाया गया, तो इस तरह से उन्होंने भी कोई संज्ञान ले लिया। ऐसी स्थिति हमारे साथ हुई है। मैं तो आज धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय पंचायती राज मंत्री जी जो अनिरुद्ध सिंह जी है, जो आज हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल हाईवे से प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल दिन रात इनके साथ खड़े हैं और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है तो हमें एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी है कि हो सकता है कि अब हमें कोई ना कोई जो है मतलब कोई रास्ता आगे नज़र आ रहा है। हम कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि चलो नुकसान तो हमारा हुआ है, तो जिसके दिल में चोट लगती है वही समझता है। हम ये चाहते भी कुछ मुआवजा तो दे दें वो, लेकिन ये तो सुनते ही नहीं है, तो सीधा ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि ये नेचुरल क्लाइमेट आपने घर हमारे उसके आगे डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आज की डेट में भी आप देखें 2 साल के बाद वो रोड ठीक किया उन्होंने अपना, क्योंकि वो रोड भी चला गया था। वो 2 साल के बाद रोड जब ठीक किया, आज वो 40-40 फुट गहरे बुनियाद करके वो डंगे लगे। लेकिन जब वो 2014 के बाद जब रोड बनना शुरू हुआ उस वक्त जो है वो डंगे नहीं लगे। अगर वो उस टाइम ही डंगे गहरे लगा दिए होते तो शायद तब भी नुकसान होने से बचता। और ये नुकसान जब हुआ तो जब ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई, इनके होटल के बिल्कुल सामने लैंड स्लाइडिंग हुई और वहाँ से एक बहुत बड़ी चट्टान जो गिरी। आप लोगों ने भी शायद वो वीडियो देखा होगा कि एक कार के बोनेट के ऊपर से वो चट्टान जो है वो निकली है। वो कार बच गई, आदमी उसमें बच गए और उस पत्थर से बिल्कुल आगे जो वो सड़क पे गिरा तो उसमें काफ़ी मोटी दरार जो है वो आई और वो दरार से पानी जाना शुरू हुआ।